2 दिन बाद 9 तारीख को पंजाब असेंबली का जो इजलास है, आप लोग एतमाद का वोट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। $1 मिलियन का तो सवाल ये है कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन कब होने हैं। सवाल तो ये भी $1 मिलियन का पैदा हो सकता है कि ये कौन सी हुकूमत है जिसमें अवाम जो है वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। वजीर आजम साहब ये कहते थे जब आए थे कि मैं अपने कपड़े बेच के आटे की कीमतें कम करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने महंगाई मार्च के खिलाफ भी महंगाई के खिलाफ भी लॉन्ग मार्च किया। IMF ने जो मायदा किया था वो तो रैसत पाकिस्तान के साथ किया था, वो इमरान नियाजी शहबाज शरीफ साहब के तो नहीं किया था। सही है। माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की इस वक्त सबसे बड़ी काबीना इस वक्त मुस्लिम नून और PDM हुकूमत चला रही है। ये महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है और लोगों को रोटी नहीं मिल रही, ये आपको किसने बताया है? आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं है, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया। ये शहबाज शरीफ का अपना एतराफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला पंजाब की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। 2 दिन बाद 9 तारीख है और 9 तारीख को पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो अहकामात जारी किए गए थे, जो कहा गया था गवर्नर की जानिब से, और उसके बाद से फिर सारी सूरत हाल आपने देखी। उसके बाद मामला अदालत में गया। 11 तारीख की अंडरटेकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप ये कह लें कि परवेज इलाही साहब की जानिब से काफली की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन वजीर आला पंजाब उनकी जानिब से जमा कराई गई और ये कहा गया कि जनाब 11 तारीख तक तो असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जनाब असेंबलियां तो तहलील की जाएंगी और 11 तारीख से पहले ही की जाएंगी और उसके लिए एतमाद का वोट भी लिया जाएगा। लेकिन कल परवेज इलाही साहब ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, एक ऐसी बात कह दी जिससे यह अंदाजा होने लगा कि पंजाब में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PDM है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस काफ लीग है। क्योंकि जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा है कि एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। अगर एतमाद का वोट ले लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि गवर्नर का जो इकदाम है, जिसको हम गैर आईनी तस्वुर करते हैं, उसको हमने तस्लीम कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की सरबराही में इजलास भी मुनक्किद हुआ। उसमें क्या फैसले हुए, क्या चीजें निकल कर आई, 9 तारीख को क्या वाकई में एतमाद का वोट लिया जा रहा है, क्या 9 तारीख को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, और अगर नहीं की जाएंगी तो 11 तारीख के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, जो कि आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगी या फिर PDM के लिए। लेकिन जनाब असल खबर तो यह है कि वजीर आला परवेज इलाही ने गुजरावाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का गैर कानूनी हुक्म दिया है, हम उसे मानते ही नहीं हैं। वजीर आला पंजाब ने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद का वोट दिलाने के ऐलान से अलहदा कर लिया और कहा कि एतमाद का वोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानते हैं। PTI को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दे। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि मैं इमरान खान के विजन की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा हूं। इमरान खान कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के सवाल पर वजीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि आपको वोट की क्या जल्दी है, वोट की जरूरत तो मुझे है। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया हम उसे मानते ही नहीं है, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अदम एतमाद का वोट लेना मतलब गवर्नर की बात मान लेना है और उसको आईनी शक्ल दे देना है। और हम किसी सूरत नहीं मानते कि गवर्नर ने कोई दायरा कार में रहकर काम किया है। दूसरी जानिब जनाब जमान पार्क में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने साफ साफ बता दिया है कि हम अदालती अहकामात की रोशनी में एतमाद का वोट लेंगे और अदालती फैसले के मुताबिक अमल करेंगे, जिसके लिए हमें तैयारी मुकम्मल करनी है। उन्होंने पंजाब असेंबली के तमाम MPs से भी कहा है कि जनाब मुलाकात की, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अदालती अहकामात की रोशनी में ही एतमाद का वोट लिया जाएगा। अब देखना ही है परवेज इलाही इमरान खान और अदालती हुक्म के पेश नज़र एतमाद का वोट लेंगे या फिर पंजाब की जो सियासत है, जो सूरत हाल है, उसमें एक नया भौचाल आने वाला है। अपने पैनलिस्ट से आपका जरदाज गुल साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तज़कियाकार हैं, कानूनदान हैं, वहीद हैदर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू जरदाज साहबा, ये $1 मिलियन सवाल हो चुका है कि 2 दिन बाद 9 तारीख को पंजाब असेंबली का जो इजलास है, आप लोग एतमाद का वोट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। थैंक यू सलमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल में कि $1 मिलियन का तो सवाल ये है कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन कब होने हैं
और 22 करोड़ आवाम को जो बंद दरवाजों के पीछे और जो जरदारी हाउस में और जो सिंध हाउस में लोगों की जमीर फरोशी करके और रजीम चेंज के जरिए जब NRO2 वालों को हमारे सर के ऊपर बिठाया गया था, उसके खिलाफ पाकिस्तान के लोगों को कब जनरल इलेक्शन का जो है वह हक दिया जाएगा। $1 मिलियन सवाल तो ये होना चाहिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर ज़र मुबादला के ज़खायर $16.2 बिलियन पे छोड़ के गई थी और अब रिजीम चेंज के बाद $4.5 बिलियन माशाल्लाह लगा दे कि इससे कम ना हो जाए ना, मतलब 4.5। ये 2014 के बाद मेरे ख्याल से पहली सूरत हाल है कि पाकिस्तान के रिजर्व 4.5 पर आ गए। बिल्कुल एग्जैक्टली कोई 72% ये डिटेरियोरेट हुए हैं और ये आपने बिल्कुल ठीक फिगर दी है कि 2014 के बाद ये सबसे लोएस्ट जो हैं ये इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। सवाल तो $1 मिलियन का ये भी हो सकता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। तो सवाल तो ये भी $1 मिलियन का पैदा हो सकता है कि ये कौन सी हुकूमत है जिसमें अवाम जो है वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं और एक मस्खरों की टीम हमारे सर के ऊपर मुसलत की कर दी गई है, लेकिन वहाँ पे 84 के करीब जो है वो इस वक्त वजीर, मुशीर, फेडरल मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो है वो मौजूद हैं, जिनकी तनख्वाहें जो है वो पाकिस्तान के स्टेट के उससे जा रही हैं, टैक्स पेयर के पैसों से जा रही हैं, लेकिन उन्हीं के मस्खरे जो वज़रा हैं वो पाकिस्तान के अवाम को ये मशवरे देते हैं कि 4x1 रोटी के जो है वो 4 टुकड़े कर लें और सैलाब गान जब अपना हक मांगते हैं तो फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए जाते हैं। और खुदा का खौफ ये कि जो हमारे बात आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, $1 मिलियन सवाल ये भी है कि जनरल इलेक्शंस कम हो गए, आटा मिलता था, लेकिन उसकी तरफ जाने के लिए तो आप लोगों ने असेंबली तहलील करने की बात की थी ना। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, असेंबली तहलील करने वाला मामला ये खटाई में क्यों पड़ गया है? परवेज इलाही साहब कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, आपको अंडरटेकिंग हमने अदालत में भी दे दी है और आपको भी बाकायदा सिग्नेचर लिख के दे दिए हैं कि जनाब ये हमारा इस्तीफा है। जब खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल ऐसी क्यों हुई? क्या वाकई में PTI वर्सेस मुस्लिम लीग काफ हो रहा है ये या नहीं है? नहीं, देखिए सलमान, बड़ी सिंपल फेयर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके एलाइज और दोनों चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब और महमूद खान बिल्कुल लबैक कहते हैं, तमाम MPs भी लबैक कहते हैं कि जो खान साहब का प्रेरोगेटिव है कि खान साहब जिस दिन असेंबली तोड़ दें और डिसॉल्व कर दे रेजोल्यूशन की तरफ, हम तमाम जो है इस बात के ऊपर एग्री करते हैं। ये जो आपने बात की है कि इसमें डिले क्यों आया, उसकी वजह है बेसिकली देखिए जो NRO2 वाली हुकूमत, जो रिजीम चेंज वाली हुकूमत खुद चाहती थी कि हमें आउट किया जाए, उनको बाई इलेक्शन में जाने से पता चला कि वो तो 14 जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती और पिक एंड चूज करके उन्होंने अपने लिए हल्के ढूंढे थे। तो लिहाजा ये जो 14 जमातें हैं ये हर वो तरीका ढूंढती हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन से हराए फरार इख्तियार कर दी जाए और ये इलेक्शन में ना जाए, क्योंकि अवाम इनको वाकई जूते मारती है, अवाम इनको वोट नहीं देती, अवाम इनका एहतसाब चाहती है, तो ये मुंह की खाएंगे। लिहाजा उन्होंने खान साहब की हुकूमत को बचाने की हर तरीके से कोशिश की। पंजाब के अंदर जो चौधरी परवेज इलाही साहब की बात आपने की, पहली बात तो ये क्लियर हो गई जब चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि खान साहब जो है वो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर सही तरीके से कौम को कोई लेकर जा रहा है और अगर कोई बड़े लीडर है तो वो खान साहब और मैं उनके साथ हूँ, तो मेरे ख्याल में वहां पे तो कोई एम्बिग्विटी, कोई शक व शबूब के जो है ना वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाकी बात ये है कि बात बड़ी, आपके साथ लॉयर पैनल में मौजूद है, वो आपको इस बात के ऊपर बताएंगे कि बड़ी लीगल एक क्वेश्चन है। लीगल क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 58(2) भी हुआ करता था जिसमें एक हथौड़ा, एक कुल्हाड़ा इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर जो सदर मुमलिकत डाल दिया करते थे। वो तो खत्म हो गया, 18वीं तरमीम में खत्म हो गया था वो, बिल्कुल। गवर्नर ने किस कैपेसिटी में ये इस्तेमाल किया और बाद में इन्हीं हुकूमत ने जो है, इन्हीं हुकूमत के लोगों ने हमारे खिलाफ जो है, ताकि हमारी हुकूमत को तूल दिया जा सके, क्योंकि ये अवाम से भागना चाहते थे, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हम तो जिदार हैं, हम तो अवाम में रहने वाले लोग हैं। मैं इसका जवाब वही साहब से ले लेता हूं, लेकिन मैं प्रिसाइजली जानना चाहता हूं, यस और नो, आप लोग नहीं ले रहे पीर को एतमाद का वोट, बस मैं चाह रहा हूं कि आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी जी जरता साहबा, नहीं ले रहे एतमाद का वोट? जी जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आर्टिकल 58(2) की तरह इन्होंने, गवर्नर ने ये इस्तेमाल किया, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बीच में फिर कोर्ट तक मामला चला गया। कोर्ट ने मामला 11 जनवरी तक जो है वो मशरूत कर दिए। आज की बड़ी बैठक हुई है, तो जारी बात है 11 तक जो मामला कोर्ट के अंदर जाएंगे उसके बाद ये फैसला होगा। हमारे लॉयर्स भी बैठे हुए हैं, CM साहिबान भी बैठे हुए हैं, खान साहब ने जो फिर जो फैसला करना है वो उसके लिहाज से मशरूत है, वो देखा जाएगा कि अब इसकी क्या वो बनेगी। लेकिन बात ये बिल्कुल हकीकत है कि एक अनइलेक्टेड नुमाइंदा गवर्नर
जो फेडरल की नुमाइंदगी करता है वो एक इलेक्टेड सीएम को हुक्म नहीं दे सकता कि आप एतमाद का वोट लें। वो बेवजह तो सवाल ये भी पैदा होता है ना कि आप कह रहे हैं, जैसे अभी खान साहब ने कहा है कि क्या अदालत के कहने पर हम एतमाद का वोट ले लेंगे, तो क्या अदालत ये कह सकती है? जरा ये वही साहब से ये सवाल उनकी तरफ लेके चलते हैं। वही साहब ये बताइए कि अभी खान साहब की गुफ्तगू जो कि आज इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि अगर अदालत कहेगी ना हमें एतमाद का वोट लेने के लिए तो हम ले लेंगे एतमाद का वोट, बसूरत दीगर हम नहीं लेंगे। तो क्या अदालत कह सकती है? अगर गवर्नर नहीं कह सकता तो क्या अदालत कह सकती है कि आप एतमाद का वोट लें? देखिए, उनके कहने का मतलब यह है कि जो परवेज इलाही साहब को गवर्नर ने कहा कि आप अच्छा गालिब तो डिसोल्यूशन के लिए अदालत अभी जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है कि आप डिसॉल्व नहीं कर सकते असेंबली, उसका एक बुनियाद यही है कि क्योंकि एतमाद का वोट अभी तक हमने तयन नहीं किया कि आपको लेना था या नहीं लेना था, और अगर लेना था और आपने 2 दिन में नहीं लिया तो फिर आप डी नोटिफाई सही हुए या गलत हुए। ये क्योंकि फैसला अभी तक अदालत ने हतमी तौर पे नहीं किया है तो इसलिए आर्जी तौर पे डिसॉल्व करने से असेंबली रोक दिया गया है चीफ मिनिस्टर को। अच्छा, क्योंकि वीक कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा आपको लाइन पे लेकर इस पर जरा बात की जा सके कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। जरदार साहब अगर ये बताइए, चले मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूं। लेट सपोज अगर अदालत ये कह देती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहेगी या नहीं कहेगी और ये कानूनी माहिर नहीं बता सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग एतमाद को उठाते हैं। उस वक्त भी अगर परवेज इलाही साहब इस बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि एक सिचुएशन और भी है ना, अगर आप लोग असेंबली तहलील करते हैं, 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, जो अवाम की मूवमेंट है आप लोगों के साथ, जो खान साहब की बात पर लब्बैक करते हो, आप तो सीटें ज्यादा ले लेंगे, और अगर आप सीटें ज्यादा ले लेंगे आपको काफिले की जरूरत क्या पेश आएगी हुकूमत बनाने के लिए? और जब हुकूमत बनाने के लिए उनकी अगर आपको जरूरत नहीं पेश आएगी तो आप वजीर आला पंजाब, इतनी अहम कुर्सी उनको क्यों देंगे? उनके जहन में तमाम सवाल तो होंगे ना। देखिए सलमान, जब कोई आपके एलाइज होते हैं वो अपने नजरिए के ऊपर होते हैं, वो अपने पार्टी के मंशूर के ऊपर होते हैं, और जाहिर बात है किसी के जायदाद का आपस में मामला तो नहीं है, सियासी मामलात हैं और सियासी मामलात आपस में बैठ के हल हो सकते हैं। पिछले दिनों भी कुछ बयानात ऐसे थे जिसके ऊपर आप लोग सवाल करते थे कि उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल क्यों किए हैं। मैं हमेशा जवाब ये देती थी कि मुनीस इलाही और परवेज इलाही साहब ने स्टेटमेंट से ये बात तो साबित कर दी थी कि चीफ साहब जो अपने आप को कहते थे कि हम ए पॉलिटिकल और हम पॉलिटिकल नहीं है, उन्हें तो सियासी मुदाखलत की उनकी तस्दीक कर दी कि वो बाकी लोगों को फोन कॉल्स जा रहे थे, तो उन्होंने तो खान साहब के बयाने की ही तस्दीक कर दी है। अब वो नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे साथ इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वो कितने सीटें मांगते हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो कितना मांगते हैं। लेकिन एक बात तो ये कंफर्म हो गई है ना पाकिस्तान के अंदर कि जो सियासत का महवर है, जो सियासी लोगों का एक शऊर है, जो 22 करोड़ आवाम की चॉइस है या जो वोट है, वो तो अब यही नजर आ रहा है कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन होगा, 3 महीने के बाद होगा, पहले होगा या बाद में होगा, जब भी इलेक्शन होगा अवाम का वोट इमरान खान के पलड़े में जाएगा। और अब इमरान खान की टिकट के लिए, इमरान खान की सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, इस पार्टी में आने के लिए भी कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी लोग मांग रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो हमारे बयानिए की जीत है कि जिसको रिजीम चेंज के जरिए एक डायरी दे के निकाल दिया गया था और वो समझते थे कि ये शख्स खत्म हो जाएगा, वो वाकई जाहो जलाल के साथ, लश्कर के साथ पूरे 22 करोड़ अवाम के दिलों के अंदर राज कर गया। और उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने उसकी तरफ दिल मोड़ दी है, जो गोलियां खाने के बाद भी जिसको असैसिनेशन अटेम्प्ट करके उसकी जबान बंदी की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, वो शख्स पाकिस्तान से नहीं भागा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों ने तो उसका मजाक भी बनाया, तो इसलिए और उन लोगों ने मजाक बनाया जिनके पास बाकायदा तौर पर एक ऐसी वजारतें मौजूद हैं जो कि इस चीज की मुतकाजी हैं कि आपको सिक्योरिटी सख्त रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी मजाक बनाया और कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है, अलग बात है। अगर आप लोग असेंबली डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, 3 महीने बाद आप दोबारा से पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई पत्ता बचता नहीं है ना जिसको आप खेल सकें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए। आपको नहीं लगता ये एक ऐसा एक मामला हो जाएगा कि जहां पर आप जाके फंस जाएंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक? देखिए सलमान, वेट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नुकसान है?
वेट करने में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ रहा है क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं बैडली, और इस बैडली एक्सपोज होने के अंदर 9 महीने के अंदर जिस रजीम चेंज वालों ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, एक डॉलर्स को खींचने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म कराई जा रही है, और आपके सामने है कि अवाम इसको खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर है। और वज़रा हैदर साहब ने जरा दोबारा ज्वाइन कर लिया, मैं चाह रहा हूं उनको भी जरा शामिल है, गुफ्तगू कर लूं। हैदर साहब, मैं आपकी वीक कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देता हूं। सर, क्या अदालत ये कह सकती है कि आप एतमाद का वोट लें? क्योंकि झगड़ा तो यही था ना कि एतमाद का वोट नहीं ले रहे थे तो उन्होंने उनको डीनोटिफाई कर दिया, फिर वो अदालत में चले गए। अदालत तक 11 तारीख तक आपने मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या परवेज इलाही साहब आप कह लें, उन्होंने बाकायदा एक अंडरटेकिंग जमा कराई कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। 11 के बाद क्या हो सकता है? देखें, 11 तारीख को अदलिया जो है वो अगर केस सुनने के बाद इस फैसले या इस नतीजे पे पहुंचती है कि एतमाद का वोट लेने का जो है गवर्नर साहब को पूरा इख्तियार था, लेकिन 2 दिन जो है वो रीजनेबल टाइम नहीं था, लिहाजा अब ले लिया जाए एतमाद का वोट। एक सूरत ये हो, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो कहें कि भाई एतमाद का वोट जो है वो क्योंकि अनरीजनेबल, उस वक्त का कहना हम रद्द करते हैं और नए सिरे से कहते फिरें फिर, और फिर वो उस तरीके से रीजनेबल टाइम दें और उसमें फिर जो है वो एतमाद का वोट हो। उस सूरत में फिर वो जो एतमाद का वोट है वो डिसोल्यूशन नहीं रोकता, फिर नो कॉन्फिडेंस का फिर से मोशन फाइल करना पड़ेगा अपोजिशन को ताकि डिसोल्यूशन रुक जाए। तो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब होगी कि अदलिया जो है वो अदालत अगर अब ये कहती है कि आपको जो गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, आपको लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2 दिन का वक्त दिया था तो लिहाजा 2 दिन काफी नहीं था, अब ले लें, वो कहेंगे या वो बोलेंगे नहीं फिर हम इस नोटिस को तो रद्द करते हैं, फिर वो नए सिरे से नोटिस दें और रीजनेबल टाइम दोबारा से एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कि अदालत क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर अदलिया ने ये कहा कि ये हम रद्द करते हैं गवर्नर का कहना क्योंकि 2 दिन रीजनेबल नोटिस नहीं था, और गवर्नर साहब फिर से ये कहें तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली पे हो सकता है स्टे ऑर्डर हट जाए। अच्छा। क्योंकि फिर डी नोटिफिकेशन भी परवेज इलाही की देखा जाएगा कि सही नहीं थी, क्योंकि जब एतमाद का वोट के लिए 2 दिन रीजनेबल नहीं है तो फिर 2 दिन में वोट ना देना। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरदार गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन जानने की भी कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब की सूरत हाल पर बात हो रही थी कि क्या 9 तारीख को एतमाद का वोट लिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर 11 तारीख तक जो अंडरटेकिंग अदालत में जमा कराई गई थी परवेज इलाही की जानिब से, तो उस वक्त क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जनाब, इससे बड़ा मसला, अवाम का मसला, मेरा आपका मसला, वो ये महंगाई का मसला। इस महंगाई को खत्म करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए पीडीएम की हुकूमत आई थी ना। अगर आप पिछले साल अप्रैल से पहले के बयान देख लें, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के बयान हों, मरीम नवाज साहबा के बयान हों, ये लोग यही कहते थे कि महंगाई हद से ज्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो महंगाई मार्च भी किया और महंगाई को कम करने का दावा भी वो करते थे कि जनाब जो खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम की थी, बिजली की कीमतें कम की थी, वो उनके लॉन्ग मार्च की वजह से थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? रोजाना की बुनियाद पर अशिया खुरनोश की चीजें आवाम से दूर होती चली जा रही हैं। जितने सियासतदान आवाम से दूर हैं, उससे ज्यादा अशिया खुरनोश की चीजें दूर होती जा रही हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है जनाब, आवाज़ खल्क, उसमें अवामी राय हम जानते हैं। महंगाई के वाले से आवाम की क्या राय, पहले देख लेते हैं, फिर कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। हुक्मरानों को कोई चीज़ का पता ही नहीं है। हुक्मरान बिल्कुल आटा देखो, चीनी देखो, लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई से दरपदर हो गए, लोगों को घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, हुक्मरान तो कुछ नहीं कर रहे। सियासतदान तो अच्छा कर ही नहीं रहे बेटे, महंगाई का तो जिन बाहर आया हुआ। आटा है वो महंगा है, घी है वो महंगा है, हर मुश्किलात बनी हुई है, बिल बिजली खीर हुई है। ये तो हुक्मरानों को ना डूब के मर जाना चाहिए। सियासतदानों को यही कहना चाहें कि खुदारा गरीब तबका जो है ना उसका सोचें, ठीक है, अपने जो है ना करप्शन ना बचाएं। महंगाई बहुत बढ़ चुका है, गरीब जो है ना बर्बाद हो रहा है, कोई चारपाई बेच रहा है आटा ख़रीदने के लिए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, तो हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। 8-9 माह पहले आपको अच्छा भला पता है इमरान खान की बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही थी, एक जौन सी गाड़ी है वो एक पटरी पे चल रही थी। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके इमरान खान की हुकूमत को गिराया। ये आप खुद आगे आए और आज आप मुल्क का सूरत हाल देख लें।
आटा नहीं मिल रहा हमारे पाकिस्तान से, चीनी नहीं मिल रही। कादर साहब, अवामी राय आपने सुनी होगी, महंगाई जो है वो इस तरह की हो चुकी है, पहले कहते थे बेकाबू है, अब तो कहां है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। वजीर आजम साहब ये कहते थे जब आए थे कि मैं अपने कपड़े बेच के आटे की कीमतें कम करूंगा, तो क्या ये सिर्फ बातें थी, ये सिर्फ दावे थे? पीडीएम को हुकूमत तो आई इसलिए थी ना कि मईशत को बेहतर करना है। मईशत की सूरत हाल ऐसी है कि रिजर्व जो हमारे पड़े हैं वो 4.5 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं, जो कि 2014 के बाद पहली बार हुआ है। महंगाई ऐसी है, ना आप मुर्गी का गोश्त खरीद सकते हैं, ना आप रोटी खरीद सकते हैं। 25 से 30 रुपए की रोटी मार्केट में मिल रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, यकीनन आवाम की राय और आपकी राय से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने महंगाई मार्च के खिलाफ ही, महंगाई के खिलाफ ही लॉन्ग मार्च किया था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत 3.5 साल में आवाम के सामने बेबस नजर आई है। चाहे वो अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने चीनी 50-55 रुपए में छोड़ा था तो उन्होंने 165 तक पहुंचाया। अगर डॉलर 123-124 छोड़ा था तो 180-179 रुपए तक वो ले गए। या दूसरी चीजें इसी तरह ये यकीन, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ जो 3.5 साल में जो बर्बादी, माशी बर्बादी हुई थी, या जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, और उसमें जो हमारे अपने रहनुमा थी जब ये बयान करते थे कि बारूदी सुरंगें जो है ना वो पीटीआई या इमरान नियाजी साहब ने बिछाए थे, तो मुझे समझ में नहीं आती थी बात कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी शौकत तरीन का और झगड़ा का और मौसन लगारी का ऑडियो टेप सामने आ गई है, जहां आलमी अदारे IMF के साथ मुआहदा 2 दिन बाद होना था, यानी ये हफ्ते को ये ऑडियो आ गई या जुमे की शाम को आई थी, और मंडे को उनके साथ मुआहदा तय होना था, तो उससे पहले इनका ऑडियो आ गया है कि जी उन्होंने IMF के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना। अब पाकिस्तान की 80% आबादी वाली सूबे पुख्तनख्वा और पंजाब को अगर ये इस तरह इनके वजीर खजाना बात कहे, तो यकीनन ये बात उन्होंने मैसेज देना था IMF को कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताओ, IMF ने जो मुआहदा किया था वो तो रियासत पाकिस्तान के साथ किया था, वो इमरान नियाजी, शहबाज शरीफ साहब के तो नहीं किया था, तो वो किस तरह हमारे साथ आमादा होते? सर एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, ये सूरत-ए-हाल आपके सामने अचानक नहीं आई। अगर मैं अप्रैल से पहले के बयानात निकाल के आपको दिखाऊं ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें, मुस्लिम लीग नून कह लें, वो लोग कहते थे हम तो एक्सपीरियंस लोग हैं, हम तो बेहतर कर देंगे। ये तो होता था सर। इसहाक डार साहब का मैंने खुद इंटरव्यू किया था जब वो वजीर खजाना थे भी नहीं थे, लंदन में थे। उन्होंने कहा था मैं तो आऊंगा तो 170 पर आ जाएगा डॉलर। देखिए बात तो सही है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपने IMF का जो टेलीफोन टेप आ गया था तो उसके बाद आ गया था, आदम अतमाद के बाद, पहले तो नहीं आया था। तो हमें उस चीज का, और फिर जब बिलावल भुट्टो साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, आपने IMF के साथ मुआहदा किया था कि हर 15 दिन में 4 रुपए पेट्रोल और डीजल कम करेंगे। आपने लॉन्ग मार्च को देख के 10 रुपए कम कर दिए, 8 रुपए समरी के बावजूद, यानी 8 रुपए। लेकिन उस वक्त आपने उसका क्रेडिट लिया था सर। नहीं, मैं आपको यहाँ मेंशन करूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था हमारी वजह से कम हुआ है, बाद में आप लोग कहने लगे ये गलत कम किया। आप इजाजत दें तो जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। जफर साहब, सर ये काबीना तो हर दूसरे दिन बड़ी होती जा रही है, माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की इस वक्त सबसे बड़ी काबीना इस वक्त मुस्लिम लीग नून और PDM हुकूमत चला रही है। सर महंगाई पर आपकी नज़र है, डॉलर कहाँ जा रहा है, मईशत कहाँ जा रही है, रिजर्व 4.5 अरब डॉलर्स पर आ गए हैं, आटा मिल नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे मैं कपड़े बेचकर आटे की कीमतें कम करूंगा। क्या कपड़े कम पड़ गए हैं, अनाज कम पड़ गया है, कम क्या हुआ है सर? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो आपने जो बात की है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ना तो उनके कपड़े माशाल्लाह उतने हैं और ना कम हुए हैं। वो बिल्कुल अपनी जगह पर जो कुछ कर रहे हैं वो इस मुल्क के अवाम से आज आप पूछ सकते हैं। आपने शुरू में जो बात की महंगाई की, कि महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है और लोगों को रोटी नहीं मिल रही, ये आपको किसने बताया है? ये तो आज आप अवाम में जाकर ये सवाल करें तो वो कहेंगे कि जी महंगाई तो जी पहले थी और इसके बाद नहीं सर, ये आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। जरदार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी हुकूमत थी ना, तभी मैं जाता था अवाम में, तभी मैं अवाम से पूछता था आपकी हुकूमत है, तभी मैं अवाम में गया और सबने ये कहा है कि खान साहब की हुकूमत में जितनी महंगाई थी ना वो उससे 3 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी है। ठीक है, मैं तो इससे इनकार नहीं करता। खान साहब की हुकूमत में जो महंगाई हुई थी उसको तो कम करना था ना आपने। महंगाई थी, मैं अब ये बात पर रहता हूँ, आप देखेंगे महंगाई ऐसे नहीं आई
ये दुनिया भर में महंगाई है, ये उसके नतीजे में वो। और ये जब खान साहब कहते थे तो आप कहते थे ये गलत बात है? कौन कह रहे थे? जब ये खान साहब अपनी हुकूमत में कहते थे तो आप कहते थे ये गलत है? में क्यों बिठाया? नहीं जी, खान की हुकूमत में जो कुछ हुआ था वो मुझे मालूम है। अच्छा, पूरी चले मैं जरदार साहिबा से इसका जवाब लेता हूँ। जरदार साहिबा, इनका कोई कसूर नहीं है, मैं जहाँ तक अभी तक समझा हूँ। आप लोग बारूदी सुरंगें बिछा के गए, महंगाई पूरी दुनिया में इसलिए महंगाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या चीज़ लूँ और क्या चीज़ नहीं लूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जब जफर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, सब सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है तो हमारे भी महंगाई है। अच्छा सलमान, प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए। हुकूमत के लोगों को लिया है और जारी बात है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बात उनकी एक ही बात है। मैं जरा दो तीन चीजें आपको बातें क्लियर कर दूं कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत जबरदस्ती लाई गई थी कार की डिग्गी में बैठ के, जब उन्होंने बूट पॉलिश किए थे, वो कोई आवाम की ताकत से नहीं आए थे। अलबत्ता उन्होंने कहा था कि मैं अपने मैले कपड़े बेच के जो है वो पाकिस्तान के लोगों का कर्जा उतारूंगा। अब वो फरमाते हैं कि आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं है, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये शहबाज शरीफ का अपना एतराफ है। फिर इसहाक डार को, जो कि मुल्क से एब्सकॉन्डर थे, उनको ऐसे बुलाया गया जैसे टार्जन की वापसी होती है और उन्होंने पाकिस्तान को पता नहीं क्या डॉलरों की बारिश कर देनी है, पाकिस्तान में महंगाई खत्म कर देनी है। आज वो शख्स ये कह रहा है कि मेरे पास जो है इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है और वो कह रहा है कि जो सारा कसूर है वो इनके अपने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल का है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक कहा करते थे, मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब किसी और को बनने नहीं देना चाहते वजीर खजाना। जी जी, और वो ख्वाजा साद रफीक कहा करते थे कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। वो खुद ये कह रहे हैं कि जो महकमा मेरे पास है, मेरे पास तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। ख्वाजा आसिफ, जिनके मुंह से किसी खातून की इज्जत पार्लियामान के अंदर में महफूज नहीं होती थी, वो शख्स अब फरमाता है कि मुल्क, पूरा मुल्क बंद करना पड़ेगा, आप लोग दुकानें जल्दी बंद करें, और अगर आपने मुल्क बंद करेंगे, 8 बजे से पहले दुकानें बंद करेंगे तो मुल्क के अंदर बच्चे कम पैदा होंगे। ये मौसूफ की अकल है। मैंने बहुत कोशिश की इस पे रिसर्च कर लूं, मुझे समझ नहीं आया जरदार साहिबा कि मैं किस नतीजे पर पहुंचूं। ये ऐसी लॉजिक है, मुझे वाकई में समझ नहीं आया कि कहां से किस तरह नहीं, ये लॉजिक अब किसी को समझ नहीं आएगी। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पिछले 8-9 महीने से इनको ये बात तो समझ आती है कि मुल्क में अरबों डॉलर पैसे लेकर मुल्क में बैरूनी दौरे मुल्क से बाहर कैसे करने हैं, तमाम वज़रा को COP27 पे कैसे लेकर जाना है, जिनीवा कॉन्फ्रेंस में ये आगे जाएंगे, सऊदी अरब के उस पे दौरे पे जाए, टर्की के दौरे पे जाए, वापसी पे लेकर कुछ नहीं आते हैं, लेकिन अरबों रुपए के ये दौरे कर लेते। 84 से ज्यादा इवन OSD मिनिस्टर है, पोर्टफोलियो देने के पैसे ये आगे कहते हैं पोर्टफोलियो नहीं है उनके पास, लेकिन उनके मिनिस्टर्स की तनख्वाहें हमारे मुल्क के पैसों से जा रही हैं। सिर्फ मेरे आखिरी 1-2 बातें, ये कहा करते थे कि हम आटा चीनी सस्ता करेंगे, ये तो महंगाई खान है। तो मेरा भी सवाल ये है कि हमारे दौरे हुकूमत में जो 20 रुपए केजी का आटा जो है, जो वो 1200 रुपए पे मिला करता था, वो 2500 से तजावज कर गया है। मन जो है वो 5000 रुपए के ऊपर भी इस वक्त नापैद हो चुका है। मुल्क के अंदर तमाम टेक्सटाइल मिलें इस वक्त बंद हो चुकी हैं, तमाम गाड़ियों के कारखाने इस वक्त मुल्क के अंदर बंद हो चुके हैं। गैस को तो छोड़े, सर्दियों के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। जितने भी वज़रा हैं, जितने भी वजीर मशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही बात करते हैं, इमरान खान। टाइम कम है सरताज साहब, मैं आपने जो इतनी लंबी चार्जशीट की है ना, इतनी लंबी चार्जशीट है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जफर साहब से पूछ लेता हूँ। जफर साहब, ये सर चार्जशीट आपके खिलाफ आई है, अब इसका जवाब आप खुद दे दें। बात इनको समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि ये टाइमिंग का क्या मसला हुआ और 8 बजे दुकानें बंद करें। और देखें जी, ये जो सवाल इन्होंने किया है, ये लॉजिक जो है, ये मैं इनको ये बताता हूँ कि जाके अवाम से पूछे पंजाब में, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमें भी पता चला है कि फैमिली लाइफ क्या होती है। अच्छा, हम अपने बच्चों के साथ वक्त बर्बाद, सर फैमिली लाइफ के लिए खाना भी खाते हैं, सुकून चाहिए होता ना, सुकून है ही नहीं लोगों के पास अभी। और उनके जो अच्छा बुरा होता है वो भी हमें पता चल जाता है। तो ये तो लॉजिक इनको। चलिए सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ। जफर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं ना आवाम में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए सर। आवाम में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है इलेक्शंस कराना। सर क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? से क्यों इलेक्शन? देखें जी, हमने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है, हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उनका ये बयानिया है
कि इलेक्शन होंगे अपने वक्त पर 2023 में होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। वो अगस्त सितंबर में जो भी डेट पड़ती है उससे पहले नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे। ठीक है सर, मैं इस बात को भी तस्लीम कर लेता हूँ सर। आवाम सर केपी में ले लें, पंजाब में ले लें, कोई एक मुस्लिम नून बड़ा जलसा तो करे ना, पता तो चले कि अवामी राय कितनी आपके पास है, क्यों नहीं करते? छोड़ दें इलेक्शंस को। कौन जलसा करें सर? जलसा कर लेना एक। हाँ जी बिल्कुल, जलसों से तो हम घबराते नहीं है, लेकिन देखिए वक्त की बात होती है, जरा वक्त आएगा जलसा भी कर लेंगे, मियां साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। कादिर साहब सर, आखिरी मेरे पास कुछ लम्हात बचे हैं, मैं चाहूंगा सर आप अपनी आखिरी राय जो आपको लगता है बेहतर, जो कि जरदार साहब ने एक पूरी चार्जशीट आपके सामने रखी है, आपको लगता है महंगाई इस वक्त काफी ज्यादा है, महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग इलेक्शन से पहले? और अगर नहीं कर पाए तो सर फिर वोट किस तरह से मांगने जाएंगे? देखिए, जो सवाल आपके जहन में एज एंकर है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारे जहन में भी ये सवाल है बिल्कुल कि हम आवाम के पास जाएंगे तो इस महंगाई के और इस अफरा तफरी में कैसे जाएंगे। ये सवाल आपको वैलिड है जी, मगर आप ज्यादा दूर न जाए। मेरे सीट में पीटीआई को हमने 6 नंबर पे छोड़ दिया, और अभी जो पीटीआई की जो 9 सीटें थे उसमें से 2 पीपल्स पार्टी ने छीन ली है, और इनके पार्टी के सरबराह को हमारे एक कारकुन हकीम बलोच ने 10,074 वोटों से शिकस्त दिया। पंजाब में हमारे एक जाले मूसा गिलानी ने 25,186 वोटों से पीर साहब समेत जो है ना उनको वहां से भगाया, जो आपने करा। फिर जो मोहतरमा फरमा रही है वो ये कह रही जिनेवा कॉन्फ्रेंस, जरा थोड़ा सा स्टडी कर ले जिनेवा कॉन्फ्रेंस होता क्यों है। आपको याद है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल आया था, उन्होंने इस सैलाब की तबाही की जिम्मेदार G20 ममालिक को करार दिया है, और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्टिकल 141 यूनाइटेड नेशन में पास कराया और पूरी दुनिया से इस तस्लीम कर दिए कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, जो इस वक्त आपको अटे की शक्ल में सिंध 90% तबाह हो चुका है। अब अभी पिछले हफ्ते बीबी शहीद के बरसी पे मैं जा रहा था तो रोड सिर्फ बना हुआ है, रोड के दोनों तरफ आज भी पानी खड़ा हुआ है। और आप मुझे बताओ ऐसी सूरत में फसलें कहां से होंगी? तो यकीनन जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो अभी मंडे को हो रही है, और उसमें यकीनन पाकिस्तान इस चीज पे कामयाब हो जाएगा। जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इन मगरबी ममालिक की वजह से, जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे मेरे चेयरमैन ने एक्सेप्ट करा है, तो यकीनन वहां से दुनिया पाकिस्तान की मदद करेगी। और फिर पीटीआई की मैं क्या बात करूँ, तो सीपैक बंद कराए, उन्होंने तो सऊदी अरब से ताल्लुकात बिगाड़ दिए, उन्होंने तो यूरोप से ताल्लुकात बिगाड़ दिए। ताल्लुकात अगर मैं जवाब ले लूं सर, सर मैं जवाब ले लूं, मोदी बना लिए। बिल्कुल 75 साल तारीख में मोदी को या किसी हिंदू को ये हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर पे कब्जा। बिल्कुल सर, मैं जरा जरदार साहब खुद जवाब देते हैं इसका, ज्यादा बेहतर मांगी जी जरदार साहब। मोदी जीत जाएगा तो ये जीत जाएंगे, मोदी ने जीतना क्या था, लास्ट कमेंट साहब को गोद में ले लिया। सलमान साहब, जहाँ तक उसकी बात है ना, पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है वो मुझे इसलिए कुछ बहुत समझ आता है कि जो इन्होंने पीडीएम में रह के जो इन्होंने बेड़ा गर्क मौलाना फजल रहमान और पीएमएलएन का करना था वो तो इन्होंने कर दिया है। अच्छा। इस वक्त पंजाब के अंदर जो पीएमएलएन है स्पेशली, उनको तो बाई इलेक्शन के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। थोड़ी सी मैं भी इनकी गलतफहमी दूर कर दूं कि तमाम बाई इलेक्शन हमने जीते हैं और एक खान ने अकेले खड़े होकर 14 जमातों को शिकस्त दी है। इनके कोई सरबराहाने पार्टी, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मौलाना फजल रहमान थे, कोई एक शख्स भी मुकाबले में आके खान साहब के खड़ा नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था खान साहब का मुकाबला करते, लेकिन खान साहब ने इन सबको हरा दिया। जिनीवा कॉन्फ्रेंस की मैं जरा एक बात कर लूं, बहुत अच्छी बात है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। एक सेकंड सलमान, आखिरी बात, ये बड़ी वो बात है। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर सारा काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। एज ए ग्रीन एम्बेसडर दुनिया में माने जाते हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी से लेकर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान तक, क्लीन एनर्जी तक, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर अगर किसी ने काम किया पाकिस्तान में तो बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया। थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा। साहब हमारे साथ मौजूद थी, वहीद हैदर हमारे साथ मौजूद थे, जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।